हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत 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 स्वागत है, जहां पर हमारा जो समरी सीरीज चल रही थी क्लास 10th के बच्चों के लिए, वहां पर हमने लास्ट लेक्चर में त्रिभुज का चैप्टर शुरू किया था और मैंने वहां पर तुम्हें समझाई थी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय या फिर बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके ऊपर, हमारा त्रिभुज के बाकी बचे हुए टॉपिक्स के ऊपर, जिनमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो है क्या, आपका त्रिभुज क्या होता है बेसिक समझाऊंगा, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं क्लास 9th का रिवीजन कराऊंगा एक, ठीक है, और उसके बाद समरूप आकृतियां क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। समरूप आकृतियों के साथ साथ आपकी टॉपिक नंबर 4 क्या होगा, आपका समरूप त्रिभुज, ठीक है, और आपका टॉपिक नंबर 5 होगा त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। हाँ जी, तो इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं, जहां पर हम त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, और एक त्रिभुज के समरूप होने के लिए कौन कौन सी हमारी कसौटियां संभव है। जैसे कि क्लास 9th में आपने पढ़ी थी त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी, आपके पास आरएचएस कसौटी थी, आपके पास एसएसएस कसौटी थी, आपके पास एएसए कसौटी थी, आपके पास एसएएस कसौटी थी। तो यही पर आपकी आपकी इसी प्रकार की कसौटियां यहां पर भी होने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिभुज क्या है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं। इसके बारे में इससे ज्यादा और बात नहीं करेंगे, ठीक है। मेन मुद्दे पर आते हैं। अब आपके पास आती हैं सर्वांगसम आकृतियां। तो सर्वांगसम आकृतियां वो होती हैं जिनका आकार भी समान हो और माप भी समान हो। जैसे कि ये दोनों वृत्त हैं, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों वृत्त कैसे हैं, इनका आकार भी समान है और तुम्हें देखने से पता चल रहा है कि इनकी माप भी समान है, ठीक है। आपका आकृतियों के समरूप होने के लिए क्या चाहिए, आपका आकार भी समान होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा माप भी समान होनी चाहिए। आकार भी समान होना चाहिए, माप भी समान होनी चाहिए। जैसे ये दोनों वृत्त, ठीक है, इन दोनों वृत्तों का आकार समान है और दोनों ही वृत्तों की अगर मैं बोलूं तो इसकी त्रिज्या भी आपकी 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये दोनों वृत्त 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, तो ये दोनों ही आपस में क्या है, सर्वांगसम है। क्योंकि ऐसी आकृतियां जिनका माप भी समान होता है और आकार भी समान होता है, उन्हें हम बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज, तुम्हें देखने से पता चल रहा है साफ साफ कि ये दोनों कैसे त्रिभुज है, समान माप के त्रिभुज हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, आकार भी समान है। तो ये दोनों कैसी आकृतियां हैं, सर्वांगसम आकृतियां हैं। ये कैसी आकृतियां हैं, सर्वांगसम आकृतियां हैं। तो वो आकृतियां जिनका आकार और माप समान होती है उन्हें सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। अब ये वृत्त और ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि भाई इन दोनों का तो आकार ही अलग है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम होने के लिए आपका ये दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी, आपका आकार भी समान हो और माप भी समान हो, ठीक है। अब जैसे कि ये है, ठीक है, अब ताजमहल की जो ये पिक्चरें हैं दोनों, ठीक है, आपकी ये दोनों दिखने में एक जैसी हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सर्वांगसम आकृतियां तो समझ में आ गई हमें कि भैया वो आकृतियां जो कि आपका समान आकार की होती हैं उन्हें हम समान आकार, और समान माप की होती हैं उन्हें हम सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। बट अब हमें बात करनी है, और क्लास 9th में हमने सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा था, अब हमें बात करनी है समरूप आकृतियों के बारे में। और समरूप आकृतियां हमारी क्या कहती हैं, समरूप आकृतियां हमारी कहती हैं कि देखो, वो आकृतियां जो आपका आकार में समान हो, ठीक है, माप उनकी चाहे अलग अलग हो चलेगा, ठीक है, लेकिन आकार में समान होनी चाहिए, क्या, रूप में समान होनी चाहिए। समरूप मतलब समान रूप वाली, ठीक है।
आकार जिनका समान हो यानी कि रूप जिनका समान हो उसे हम बोलते हैं क्या? समरूप आकृतियां। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये ताजमहल है, ठीक है, ये दोनों ही ताजमहल की फोटो हैं, ठीक है। अब ताजमहल असलियत में तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दिखता तो ऐसे ही है। असलियत में तो इतना छोटा नहीं है ताजमहल, लेकिन दिखता तो ऐसे ही है। तो ये क्या है? ये उनके छोटे मॉडल है। ये ताजमहल का छोटा मॉडल है। तो ये क्या है भैया? ये ताजमहल के सर्वांगसम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आकार अलग अलग है। माप समान है लेकिन आकार अलग अलग है। लेकिन ये दोनों आकृतियां ताजमहल के समरूप जरूर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चाहे तो माप अलग है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आकार तो बिल्कुल ताजमहल जैसा है, आकार तो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हां कि ये कैसी हैं? ये आकृतियां तुम्हारी समरूप हैं। तो समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं? वो आकृतियां जिनकी माप कैसी हो? माप आप जिनका माप कैसी भी हो हमें चलेगा, आकार समान होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा यही है, इन्हीं भाई साहब को देख लो, है ना, दिख रहे हैं बिल्कुल हमारे जैसे, दिख रहे हैं बिल्कुल हमारे जैसे, है ना, लेकिन है तो हमसे छोटे। अभी तो हमसे छोटे ही दिख रहे हैं, है ना। तो मतलब क्या है तो दोनों सेम ही, ठीक है तो दोनों सेम ही, आकार दोनों का सेम है लेकिन माप अलग अलग है। आकार दोनों का सेम है लेकिन माप अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों समरूप है भाई साहब। क्या है? समरूप है। ठीक है। अब ऐसे ही आपका समरूप आकृतियों के बारे में बात होगी, जैसे कि आपके सारे वृत्त, किसी भी त्रिज्या का आप वृत्त बना लो, वो सारे के सारे आपस में समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि उनका आकार सेम होता है। उनका आकार सेम होता है। आकार अगर सेम है तो सारी आकृतियां समरूप होंगी। ठीक है। जैसे कि इन दोनों का आकार सेम है तो दो सारी आकृतियां समरूप है। तुम कोई और वृत्त भी बनाओगे वो भी क्या हो जाएगा? वो भी समरूप हो जाएगा। ये लो, ये सब समरूप है। ये सब समरूप है। क्यों? क्योंकि इनकी माप अलग अलग है लेकिन आकार सेम है। ऐसे ही सारे समबाहु त्रिभुज, सारे समबाहु त्रिभुज उनका आकार समान होता है, माप अलग अलग होती है। ठीक है। तो इसीलिए सारे समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। ठीक है। तो यानी कि समरूप आकृति होने के लिए आपको क्या चाहिए? आकृति के समरूप होने के लिए आपको, जैसे आपके सारे वर्ग हो गए, सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार समान है। सारे आयत आपस में समरूप नहीं हो सकते। क्यों? एक आयत मैंने ऐसे बना दिया, ये रहा, एक आयत मैंने ऐसे बना दिया, अब जरूरी थोड़ी है इनका आकार समान हो, नहीं। तो इसीलिए सारे आयत नहीं होते लेकिन सारे वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है। आपके सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। तो अब समरूप होने के लिए क्या चीज चाहिए? समरूप होने के लिए केवल आपको आकार समान चाहिए। समरूप होने के लिए क्या चाहिए? समरूप होने के लिए आपको केवल आकार समान चाहिए। ठीक है। माप कैसी भी हो चल जाएगा। तो अब अगर मुझे एक बात बताओ, मैं आ जाता हूं वापस से सर्वांगसम आकृतियों में। सर्वांगसम आकृतियों में अगर मैं तुमसे पूछूं, सर्वांगसम आकृति, क्या सारी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं? तो सर्वांगसम आकृति होने के लिए शर्त क्या है? सर्वांगसम आकृति होने के लिए शर्त क्या है? सर्वांगसम आकृति होने के लिए शर्त है कि आकार भी समान होना चाहिए, माप भी समान होनी चाहिए। समरूप आकृतियों के लिए शर्त क्या है? खाली आकार समान होना चाहिए। और भाई वो तो आपका क्या है, वो तो ये फुलफिल कर रहे हैं। सारी सर्वांगसम आकृतियों में क्या होगा? सारी सर्वांगसम आकृतियों में भैया आपका जो आकार है वो तो समान हो गई। सारी सर्वांगसम आकृतियों में जो आकार है वो तो समान हो गई। सारी सर्वांगसम आकृतियों में जो आकार है वो तो समान हो गई। तो यानी कि सारी सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो होंगी होंगी, बात खत्म हो गई। तो यहां से तुम्हें क्या पॉइंट क्लियर हो गया कि सारी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। पहला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। सभी सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं।
क्योंकि भैया देखो सर्वांग सम होने के लिए आकार बराबर चाहिए और माप भी समान चाहिए, ठीक है, आकार भी समान होना चाहिए, माप भी समान होनी चाहिए। और समरूपता के लिए क्या चाहिए, बस आकार समान चाहिए, वो तो सर्वांग सम में होता ही है। तो इसीलिए सारी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। लेकिन क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं? तो देखो भाई, ये जो दोनों वर्ग हैं आपस में समरूप है, लेकिन क्या ये सर्वांग सम है? सर्वांग सम होने के लिए माप आकार सा क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, लेकिन सर्वांग सम होने के लिए माप भी समान होनी चाहिए, और वो समरूपता में जरूरी नहीं है, ठीक है। समरूपता में माप अलग अलग हो सकती है, जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो दोनों आकृतियां समरूप तो हैं, लेकिन इनकी माप अलग अलग है, क्योंकि भैया समरूपता में तो खाली आकार समान चाहिए। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि भैया हर एक समरूप आकृति जो है वो सर्वांग सम हो, क्योंकि आपका समरूप आकृतियों की माप अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आकार तो समान होता है लेकिन माप अलग अलग हो सकती है, और भैया सर्वांग समता के लिए आकार और माप दोनों चीजें चाहिए होती हैं समान, लेकिन भैया समरूप आकृतियों में माप जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो जरूरी नहीं है, नहीं है कि प्रत्येक प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात? आ गया भाई समझ में? चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया यहीं के यहीं हमारा। अब इसके बाद जरा मुझे ये देखकर बताओ, साफ साफ पता लग रहा है दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि माप अलग अलग, क्योंकि आकार अलग अलग है, ठीक है। एक वृत्त है और एक वर्ग है, तो दोनों ही हमारी अलग अलग आकार की आकृतियां हैं, इसलिए क्या है, ये समरूप नहीं है। सीधा पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया? सीधा पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया सबको? अब देखो इसके ही आगे, अब कुछ आकृतियां ऐसी आ जाती हैं जिन्हें तुम देखकर नहीं बता सकते कि भैया ये समरूप है या नहीं। अब इनका आकार देखने में तो यार ये लग रहा है कि हाँ शायद समरूप है, लेकिन हो सकता है कि भाई ना हो समरूप। हो सकता है ये भुजा थोड़ी सी लंबी हो सकता है ये वाली भुजा थोड़ी सी छोटी हो, ठीक है। देखने में तो लग रहे हैं समरूप से, लेकिन जरूरी थोड़ी है समरूप हो। तो यहां पर हम कुछ शर्त बना देते हैं कि भाई देखो, आपका समरूप होने के लिए ये शर्तें फॉलो कर लोगे तो हम मान लेंगे कि आप समरूप हो, और अगर तुमने ये शर्तें फॉलो नहीं करी तो वो रहा गेट खुला हुआ, बाहर निकल जाओ समरूपता से सीधा, ठीक है, सीधी बात। तो समरूप होने के लिए, अब आकृतियों के समरूप होने के लिए कुछ शर्तें रख दी गई। क्या शर्तें रख दी गई भाई? शर्तें हैं ये कि दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं। समान भुजाओं वाले बहुभुज बोले तो जिनमें समान संख्या की भुजाएं हो, जैसे दो त्रिभुज हो गए आपस में, दो चतुर्भुज हो गए आपस में, दो पंचभुज हो गए, दो षष्टभुज हो गए, दो सप्तभुज हो गए। मतलब भुजाओं की संख्या दोनों बहुभुजों में समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तुमने त्रिभुज ले लिया, एक पंचभुज ले लिया तो इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दोगे, नहीं। या तो दोनों त्रिभुज होंगे या दोनों पंचभुज होंगे, ठीक है। तो आपका भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए पहले बहुभुजों में, सबसे पहली चीज तो, ठीक है, कि भैया सब दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हों और सभी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, यानी कि समान अनुपात में हों, ठीक है, सिंपल। अगर, और देखो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक शर्त फॉलो हो जाएगी तो अपना काम हो गया, नहीं, दोनों शर्तें फॉलो होनी चाहिए। आपका सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए दोनों आकृतियों के, और सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। सभी संगत कोण बराबर हो और सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तभी और केवल तभी तुम बोल सकते हो कि दी गई आकृतियां जो हैं वो कैसी हैं, वो आपकी समरूप है। क्लियर हुई बात? ये क्लियर हुई है बात? जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब जैसे कि ये है, अब तुम यहां पर देखोगे सबसे पहली शर्त कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं। तो देखो भाई, पहले सारे कोण चेक करते हैं। सबसे पहले तुम देखोगे कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, ठीक है।
उसके बाद देखोगे तुम कोण बी जो है वो 100 डिग्री है, जो कि कोण क्यू के बराबर है। उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारा कोण सी जो है वो 70 डिग्री है, जो कि किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है, 70 डिग्री के, है ना। और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा कोण डी जो है वो है 85 डिग्री, जो कि कोण एस के बराबर है 85 डिग्री के। तो अब अगर तुम देखो यहां पर, तो तुम्हारी पहली शर्त तो पूरी हो गई, दोनों आकृतियों के जो सभी कोण हैं वो आपस में कैसे हैं, दोनों आकृतियों के जो सभी कोण हैं वो आपस में बराबर हैं। संगत कोण बोले तो जब तुम इस आकृति को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो जो कोण जिस कोण के ऊपर आता है उसे संगत कोण बोलते हैं। लेकिन मैं बताता हूं, संगत कोण और संगत भुजा ऐसे याद मत करो, सीधी बात है। जब समरूपता की बात करते हैं तो तुम उसे ऐसे याद करो, जो कोण जिस कोण के बराबर है और जिस भुजा का अनुपात तुम जिसके साथ ले रहे हो, ठीक है, वो आपस में संगत है, बात खत्म। अगर तुम ऐसे करोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे कोण ए कोण पी के बराबर है तो कोण ए और कोण पी संगत कोण होंगे, कोण बी कोण सी क्यू के बराबर है तो कोण बी और कोण क्यू संगत कोण होंगे, कोण सी कोण डी के बराबर है, कोण आर के बराबर है तो कोण सी और कोण आर संगत कोण होंगे, और कोण डी कोण क्यू के किसके, कोण एस के बराबर है तो कोण डी और कोण एस संगत कोण होंगे। अब देखो, तुम ए बी भुजा का अनुपात लेते हो किसके साथ, पी क्यू के साथ। दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, मतलब सारी भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, सारी भुजाएं समानुपातिक यानी कि समान अनुपात में होनी चाहिए। तो ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, ए बी बटे पी क्यू कितना है भाई, ए बी का मान है 1.5, पी क्यू का मान है 3.0, दशमलव से दशमलव हट गया, 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 आ गया। हाँ जी, ए बी बटे पी क्यू का मान आ गया, ठीक है। बीसी बटे क्यू आर, बीसी का मान कितना है 2.5, क्यू आर का मान कितना है 5.0, दशमलव हटाया, दशमलव हट गया, 25/50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया, ठीक है। सी डी बटे क्यू आर, सी डी का मान कितना है भाई, सी डी का मान है तुम्हारा 2.4, क्यू आर का मान है 4.8, दशमलव से दशमलव हट गया, कितना हो गया 24/48, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 1/2 आ गया ये भी, ठीक है। और आखिरी में डी ए बटे एस पी, तो डी ए का मान कितना है आपका 2.1, एस पी का मान है 4.2, दशमलव से दशमलव हट गया, तुम्हारे पास कितना आ गया 21/2, तो 21/42, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 1/2। तो तुम देख सकते हो कि यहां पर तुम्हारी सारी संगत भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, सी डी बटे आपका सी डी बटे आर एस होगा, ये क्यू आर नहीं होगा, आर एस होगा, सी डी बटे आर एस, ठीक है, और डी ए बटे एस पी, इन सबका जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो बिल्कुल समान आ रहा है। यानी कि आपका दूसरा पार्ट भी फुलफिल हो गया कि आपका ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, सी डी बटे आर एस और डी ए बटे एस पी, ये चारों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो भैया देखो, दोनों आकृतियों के सभी संगत कोण बराबर हैं, इस आकृति के 4 कोण इस आकृति के 4 कोणों के बराबर है, और इस आकृति की 4 भुजाओं का अनुपात इस आकृति की 4 संगत भुजाओं के अनुपात के साथ बिल्कुल समान आ रहा है, यानी कि ये समानुपातिक भी हैं। तो भैया जब आपकी दोनों आकृतियां कैसी हों, आपकी दोनों आकृतियों के सभी संगत कोण बराबर हों, दोनों समान भुजाओं वाले बहुभुज, यहां पर भी 4 भुजाएं, यहां पर भी 4 भुजाएं, 4 भुजाओं वाले दोनों बहुभुज हैं, ठीक है। तो इनमें जब आपके सभी संगत कोण बराबर आ जाएं और संगत भुजाएं समान अनुपात में आ जाएं, तो आप बोल सकते हो कि दोनों आकृतियां आपस में समरूप हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चिन्ह आ जाता है, मैं इसे बोलता हूं चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है किसके, देखो ये जो सिंगल लहर वाला चिन्ह है, ये जो सिंगल लहर वाला चिन्ह है, ये चिन्ह होता है तुम्हारा समरूपता का। तो चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है किसके, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। ये जो ये लहर वाला चिन्ह है ये समरूपता का चिन्ह है, ठीक है।
और अगर मैं इसके नीचे बराबर का चिन्ह लगा दूं तो ये अब सर्वांग समता का चिन्ह बन गया। ठीक है, बराबर के ऊपर लहर का चिन्ह, बराबर के चिन्ह के ऊपर लहर वाला चिन्ह सर्वांग समता का चिन्ह था, जो कि तुमने क्लास 9th में पढ़ी थी। और बराबर की जगह बस आपका ये सिंगल लहर वाला जो चिन्ह है, ठीक है, खाली लहर वाला जो ये चिन्ह है, ये किसका है? ये तुम्हारा समरूपता का चिन्ह है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको अच्छे से, बढ़िया से? चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये वाली आकृति है, तो ये तो तुम्हें देख के समझ में आ जानी चाहिए कि भैया ये तुम्हारी क्या है, समरूप नहीं होगी। बट स्टिल यहां पर तुम देखोगे तुम्हारे संगत कोण जो है वो बराबर नहीं है। यहां पर इस आकृति के जो चारों कोण हैं वो तुम्हारी दूसरी आकृति के चारों कोणों के बराबर है नहीं। ठीक है, तुम संगत भुजाओं का अनुपात लेने जाओगे वो तो बराबर आ जाएगा। तुम्हारा ए बी बटे पी क्यू लोगे तुम 1/2 आएगा, तुम्हारा बी सी बटे क्यू आर लोगे तुम 1/2 आएगा, तुम्हारा सी डी बटे आर एस लोगे 1/2 आएगा, और तुम्हारा डी ए बटे एस पी लोगे तुम तो ये भी 1/2 आएगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा, लेकिन तुम देख सकते हो कि इसके जो संगत कोण है वो बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो यानी कि एक शर्त पूरी हो रही है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया नहीं, काम नहीं चलेगा, आपका दोनों शर्तों को पूरा होना जरूरी है। यानी कि आपके दोनों के दोनों संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी काम चलेगा। ठीक है, अन्यथा काम नहीं हो पाएगा, आप काम नहीं करवा पाओगे अपना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आ गया समझ में? चलो जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिखी हुई है। ठीक है, ये देख लो, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाएं समानुपातिक हों। दूसरा पॉइंट, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो। ठीक है, क्लियर हो गई? ये तीनों पॉइंट देख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, अब बात करते हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में। तो देखो, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? बहुभुज है एक, सीधी बात। त्रिभुज क्या है? बहुभुज है। तो जो शर्त बहुभुज की थी वही शर्त त्रिभुज की भी होगी, क्योंकि त्रिभुज बहुभुज के बाहर तो है नहीं। त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, 3 भुजाओं से घिरा बहुभुज त्रिभुज, बात खत्म। ठीक है, तो जो शर्त बहुभुज की थी कि भैया सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए और सभी भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है, वही सेम शर्त किसके लिए होगी? वही सेम शर्त तुम्हारी त्रिभुज के लिए होगी। क्यों? त्रिभुज खुद भी तो एक बहुभुज है। तो क्या लिखा है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? पहला पॉइंट, जब उनके सभी संगत कोण बराबर हों। दूसरा पॉइंट, जब उनकी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। बात खत्म। और दोनों ही चीजें तुम्हारी क्या होनी चाहिए? दोनों ही चीजें पूरी होनी चाहिए, किसी एक चीज के पूरे होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये हो गया आपका एबीसी, ठीक है, मान लो ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया तुम्हारा पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर तुम यहां पर सिद्ध कर देते हो कि तुम्हारा ए बी बटे पी क्यू, तुम्हारा बी सी बटे क्यू आर, और तुम्हारा सी ए बटे आर पी का जो अनुपात आ रहा है वो बिल्कुल बराबर है। साथ में तुम्हारा कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण डी आर के। तो तुम बोल सकते हो कि भैया तुम्हारे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ठीक है, अब त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। ठीक है, कुछ शर्तें भी हैं जो कि त्रिभुज को समरूप दिखाने के काम आती हैं। ठीक है, अब उन्हीं शर्तों को हम पढ़ेंगे और उन्हीं को हम बोलते हैं त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। ठीक है, जो कि क्लास 9th में तुमने त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? आपका एस 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 कसौटी, आर एच एस कसौटी, ए एस ए कसौटी, ए एस ए कसौटी, और आपका ए एस कसौटी। ठीक है, अब यहां पर भी आप त्रिभुज की सर्वांग समता की जगह त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां पढ़ोगे। ठीक है, जो कि एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं।
त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों से। ठीक है, सर्वांग समता की कसौटी तो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, समरूपता की कसौटी की बात करेंगे तो पहली कसौटी से ही शुरुआत करेंगे। पहली कसौटी क्या है? कसौटियां क्या है? कुछ ऐसी शर्तें जिन्हें अगर तुमने पूरा करके दिखा दिया, ठीक है, दो त्रिभुजों के लिए तुमने उन शर्तों को पूरा करके दिखा दिया, तो तुम बोल सकते हो कि आपके दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बिना कुछ और सिद्ध किए। बस उस किसी एक शर्त को पूरा करके दिखा दो उनमें से और तुम्हारा काम हो गया। सबसे पहला क्या है? यदि दो त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, इसलिए वो त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब कि अगर तुम दो त्रिभुजों के सारे संगत कोण बराबर दिखा देते हो ना, तो तुम साफ साफ बोल सकते हो कि भैया इसकी संगत भुजाएं तो समान अनुपात में होंगी अपने आप। ठीक है, तुम्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है फिर वो संगत भुजाओं में आए। ठीक है, वो अपने आप समान अनुपात में होंगी। बस तुम क्या दिखा दो? सारे कोण बराबर दिखा दो। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर दिखा दो, तुम्हारा काम हो गया। तुम बोल सकते हो कि इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी कि ये जो त्रिभुज है वो कैसा होगा? तुम्हारा कैसा होगा? समरूप होगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक त्रिभुज आ जाता है ये वाला, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, और ये त्रिभुज हो गया तुम्हारा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम सिद्ध कर देते हो कि तुम्हारा कोण P जो है वो कोण Z के बराबर है, कोण Q जो है वो कोण X के बराबर है, और कोण R जो है, ठीक है, वो कोण Y के बराबर है। ठीक, तो तुम बोल सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज तुम्हारे समरूप है। ठीक है, कोण P बराबर है कोण Z के, कोण Q बराबर है कोण X के, और कोण R बराबर है आपका कोण Y के। तो आप बोलोगे कि ये जो संगत भुजाएं हैं, इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। हम संगत भुजाएं कैसे लेंगे? तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी भुजा संगत भुजा है? तो देखो, जो कोण जिसके बराबर है वही भुजा उसके संगत भुजा होगी। ठीक है, जो कोण जिसके बराबर है वो उसके संगत कोण होगा, यानी कि कोण P का संगत कोण कोण Z है, कोण Q का संगत कोण कोण आपका X है, और कोण R का संगत कोण कोण Y है। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा संगत भुजाएं कैसे पता चलेंगी? मान लो तुमने P और Q को लेकर एक भुजा मानी, तुमने P और Q को लेकर एक भुजा मानी। ठीक है, तो कोण P के संगत कोण कौन सा है? कोण Z, और कोण Q के संगत कोण कौन सा है? कोण X। हाँ जी, तो तुमने P Q को लेकर एक भुजा बनाई, तो उसकी संगत कोण कौन से हो जाएंगे? उसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? जो उसके संगत कोणों वाले कोण है। P Q के संगत कोण है ZX, तो P Q की संगत भुजा हो जाएगी कौन सी? ZX। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा QR, इसकी संगत भुजा Q के संगत कोण X, R के संगत कोण Y, तो QR की संगत भुजा हो गई XY। ठीक है, ऐसे ही आपका R P की संगत भुजा कितनी हो जाएगी? R का संगत कोण Y और P का संगत कोण Z, तो YZ। हाँ जी, तो आपका अगर आप सिद्ध कर देते हो कि आपके तीनों कोण बराबर हैं एक त्रिभुज के, किसके? दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के, तो आप बोल सकते हो कि उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो आपका त्रिभुज PQR किसके समरूप होगा? अब देखो, तुम ये नहीं लिख सकते कि त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समरूप हो जाएगा। नहीं जी नहीं, ये मत लिख देना गलती से कि त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समरूप हो जाएगा। नहीं, यहां पर संगतता का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हारा जो बिंदु या जो रेखा जिसके संगत है वो उसी नंबर पे आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले P आ रहा है, तो P के संगत क्या है? P के संगत है Z, तो यहां पर Z आना चाहिए सबसे पहले। फिर Q के संगत क्या है? X, तो दूसरे नंबर पे, यहां पर Q दूसरे नंबर पे है, तो इसका संगत बिंदु जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। और फिर R लास्ट में आ रहा है, तो इसका संगत जो कोण है वो लास्ट में आएगा। तो अब तुम देख सकते हो तुम्हारा PQ पहले दूसरे नंबर पे है, ZX भी पहले दूसरे नंबर पे है, दोनों संगत भुजाएं हैं। QR दूसरे तीसरे नंबर पे है, XY भी दूसरे तीसरे नंबर पे है, दोनों संगत भुजाएं हैं। RP तीसरे और पहले नंबर पे है, YZ तीसरे और पहले नंबर पे है, दोनों संगत भुजाएं हैं। ठीक है, तो यानी कि त्रिभुज PQR त्रिभुज ZXY के समरूप होगा, ना कि XYZ के। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां पर देख लो एक बार, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको?
बताओ जल्दी से। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो भाई, अब देखो पहली कसौटी तो तुम्हारी ये थी। अब इसी कसौटी का एक बिगड़ा हुआ रूप भी है, ठीक है? क्या है? देखो, इस कसौटी में हम एक त्रिभुज के तीनों कोणों को दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर दिखाते हैं। तो इस कसौटी को नाम दिया जाता है आपका ए ए ए कसौटी। मतलब ए का मतलब है एंगल, एंगल 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 कसौटी, यानी कि कोण 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 कसौटी, ठीक है? इस कसौटी का नाम है आपका ए ए ए कसौटी, ठीक है? कोण 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 कसौटी। अब देखो बच्चों, ये जो होती है आपकी ए कसौटी, इसका आप एक और बिगड़ा हुआ रूप निकालते हो। वो क्या होता है? वो ये बोलता है कि अगर तुम्हारे एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो तुम्हारे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। क्यों होंगे? देखो भाई, मान लो तुम्हें इस त्रिभुज के बोल दिया जाए, ये त्रिभुज है XYZ, ये त्रिभुज है ABC। तुम्हें बोल दिया गया तुम्हारा कोण X है 40 डिग्री, कोण AB है 40 डिग्री, ठीक है? कोण B है 60 डिग्री, सॉरी कोण Y है 60 डिग्री, कोण B भी है 60 डिग्री, ठीक है? तो अब बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? तो यार देखो, तुम्हें पता है इस त्रिभुज के दो कोण जो हैं वो ऑलरेडी बराबर हैं। तो अगर त्रिभुज के कोण योग के गुण से तुम तीसरा कोण निकालोगे दोनों त्रिभुजों का, तो वो भी बराबर आएगा। कैसे? देखो, तुम्हें निकालना है कोण Z का मान। तुम्हें पता है क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री 60 डिग्री प्लस Z बराबर 180 डिग्री के। 40 डिग्री 60 डिग्री हो गया, 100 डिग्री इधर जाकर माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा? Z का मान कितना आ गया? 180 माइनस 100 कितना? 180 माइनस 100 कितना हो गया? 80 डिग्री। सेम इसी तरीके से इस त्रिभुज में निकालो, एक कोण है 40 डिग्री, दूसरा कोण है 60 डिग्री, तीसरा कोण कितना हो जाएगा आपका? C बराबर किसके? 180 डिग्री के। 40 डिग्री 60 डिग्री 100 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 100 हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 100 80 डिग्री। तो तुम देख सकते हो कि अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि अगर तुमने दो कोण बराबर दिखा दिए तो तुम्हारा तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा ही होगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा आपका? ये तो वो वाली चीज हो गई कि भैया आपका ये ए कसौटी बन गई फिर से, है ना? लेकिन ये आई कहां से? आपका अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो खुद ही बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि अगर आप एक त्रिभुज के दो कोण भी बराबर दिखा देते हो दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के, तो उनका तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, ठीक है? यानी कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ए कसौटी, ठीक है? जो कि आपका ए कसौटी का ही बिगड़ा हुआ रूप है, या फिर मैं कहूं कि थोड़ा सिंपल रूप है। इसी वाली कसौटी का सिंपल रूप है ए कसौटी, कि एक त्रिभुज के दो कोणों को दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर दिखा दो, हो गया काम, ठीक है? अब इसके बाद आती है हमारे पास कौन सी? आपका यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के साथ समानुपाती हों तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये है हमारी कसौटी एस समरूपता कसौटी। ये बोलती है कि अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं में लेने पर वो दोनों त्रिभुज कैसे आ जाएं? आपस में समरूप हो जाएं। मतलब एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के साथ लेने पर वो अनुपात बराबर आ जाए, समानुपाती आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि वो दोनों त्रिभुज के सभी संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समानुपाती होंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये तुम्हारे त्रिभुज हैं डी ई एफ और ये है पी क्यू आर, तो अगर तुम इसमें सिद्ध कर देते हो क्या? तुम्हारा डीई बटे पी आर बराबर ई एफ बटे आर क्यू और
आपका एफ डी बटे किसके, आपका क्यूपी के। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि आपके इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अब कौन से संगत कोण किसके बराबर होंगे ये कैसे पता चलेगा? देखो भाई, इसके लिए पहले तुम दोनों त्रिभुजों को समरूपता लिख लो। कैसे? देखो, त्रिभुज डीईएफ चेक करो, त्रिभुज डीईएफ किसके समरूप होगा? तो जो ये संगत भुजाएं हैं, ये संगत भुजाएं जो है सेम जगह पर होनी चाहिए। जैसे डीई है तो डीई पहले दूसरे नंबर पे है, तो इसकी संगत भुजा भी पहले दूसरे नंबर पे होनी चाहिए, जो कि कौन सी है? पीआर। तो डीई की संगत भुजा भी पहले दूसरे नंबर पे होनी चाहिए, जो कि है पीआर। तो डीई पहले दूसरे नंबर पे है, पीआर को मैंने पहले दूसरे नंबर पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद है ईएफ, ईएफ दूसरे तीसरे नंबर पे, तो इसकी संगत भुजा भी दूसरे तीसरे नंबर पे होनी चाहिए, जो कि है आर क्यू। तो आर क्यू तो पहले से ही दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्यू को डाल दिया, ठीक है। और एफ डी, एफ डी है तीसरे और पहले नंबर पे, तो इसका जो संगत भुजा है वो भी पहले और तीसरे नंबर पे होनी चाहिए। तो क्यूपी भी आप देख सकते हो खुद पे खुद ही पहले और तीसरे नंबर पे आ गई। अब तुम्हें यहां से संगत कोण भी मिल जाएंगे। तो कोण डी का संगत कोण कौन सा है? कोण डी का संगत कोण हो गया कोण पी। कोण एफ का संगत कोण कौन सा हो गया? कोण एफ का संगत कोण हो गया कोण आर। देख लो, ये दोनों दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे कौन है? सॉरी, कोण ई का संगत कोण होगा कोण आर। क्यों? दूसरे नंबर पे कोण ई है, यहां पर दूसरे नंबर पे कोण आर है। और कोण एफ का संगत कोण होगा कोण एफ, तीसरे नंबर पे है, तो यहां पर तीसरे नंबर पे है कोण क्यू, तो कोण एफ का संगत कोण होगा कोण क्यू। यानी कि आपके दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई? आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो ये है त्रिभुज की समरूपता की एसएसएस कसौटी, मतलब एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात दूसरी त्रिभुज के तीन भुजाओं के साथ बराबर ले आओ तो आपके दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। खत्म, ठीक है। आगे बढ़ो। इसके बाद आती है भैया, अगर एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाओं का जो अनुपात है वो भी समान हो, तो आपकी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और इसे बोलते हैं हम एस कसौटी, यानी कि साइड एंगल साइड कसौटी, यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी, मतलब दो भुजा और उनके बीच का कोण, ठीक है, आपको लेना है। मान लो ये है त्रिभुज आपका एक्स वाई जेड और ये है त्रिभुज आपका एबीसी। तो अगर आपने सिद्ध कर दिया कि कोण y जो है वो कोण a के बराबर है, मतलब एक कोण बराबर सिद्ध कर दिया। अब देखो, जो कोण बराबर सिद्ध किया है उसे ही बनाने वाली भुजाएं लेनी पड़ेंगी आपको। जो कोण बराबर सिद्ध किया है उसे ही बनाने वाली भुजाएं लेनी पड़ेंगी। तो यानी कि अगर आपने कोण a को बराबर सिद्ध कर दिया किसके? आपका कोण y के, तो कोण y को बनाने वाली सबसे पहली भुजा है एक्स वाई। तो एक्स वाई का अनुपात मान लो मैंने लिया ए बी के साथ, तो एक्स वाई बटे ए बी, और आपका दूसरी भुजा है कोण y को बनाने वाली वाई जेड बटे कोण ए को बनाने वाली दूसरी भुजा है एसी। एसी यानी कि दो कोण, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो गया, और आपका इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर आ गया। यानी कि एसएएस समरूपता कसौटी लग गई। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप होगा किसके? देखो, सबसे पहले तो ये चेक कर लो, कोण y बराबर है कोण a के, कोण y का संगत कोण होगा कोण a। तो y तुमने दूसरे नंबर पे लिखा है तो a भी दूसरे नंबर पे आएगा, सीधी सी बात है। अब देखो, एक्स वाई है पहले दूसरे नंबर पे, ए बी है कहां पर? ए बी भी आपका पहले दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो अब देखो, ए तो पहले से ही दूसरे नंबर पे है, फिक्स है, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? बी। बचा क्या? सी। हाँ जी, ये लो, अब तुम चेक कर सकते हो, वाई जेड तुम्हारा दूसरे तीसरे नंबर पे है, तो ए सी भी तुम्हारा दूसरे तीसरे नंबर पे है। तो यानी कि त्रिभुज एक्स वाई जेड तुम्हारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। तो ये हो गया क्या? तुम्हारी त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां, ठीक है। और इसके साथ हमारी त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां भी खत्म हो गई हैं। अब हमें सीधा क्या करना है? अब हमें सीधा क्या करना है भाई? अब हमें सीधा हमारा डायरेक्टली क्या करना है? अपना क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो ध्यान से क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि
आपका इस त्रिभुज में आकृति में PQ जो है वो RS के समांतर है। PQ समांतर है RS के, ठीक है। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज सिद्ध करो कि त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के। तो यार देखो, जब दोनों त्रिभुज जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि जो भैया PS है वो क्या है, वो इन दोनों समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है, वो इन दोनों समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है। अब समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा में तुम्हें ये चीज दिख जानी चाहिए कि भैया समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी कि तुम्हारा जो ये वाला कोण है ये तो इसके बराबर हो गया। तो भैया त्रिभुज जो दोनों समरूप करने हैं सिद्ध, उन दोनों को उठा लो, त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में सबसे पहले क्या आ गया हमारा, कोण OPQ बराबर है किसके, कोण OSR के। दूसरा, आपको पता है कि जब दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, सीधी सी बात है भाई। आपका कोण POQ बराबर हो गया कोण SOR के। और भैया जब हम एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर सिद्ध करते हैं तो क्या लग जाती है हमारी लग जाती है AA समरूपता कसौटी। AA समरूपता कसौटी, ये लो भाई। तो AA का समरूपता कसौटी से क्या कहते हैं, AA समरूपता कसौटी कहती है कि एक त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो आपके दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, यानी कि त्रिभुज POQ सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज त्रिभुज SOR के। हैंस प्रूव्ड। ये लो भाई, खत्म सवाल। किसी को कोई और दिक्कत? ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर क्यों कौन किसके बराबर है। ये क्यों बराबर है भाई, यहां पर लिख रहा हूं, समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण इसलिए बराबर है, ठीक है। और ये भाई साहब क्यों बराबर है, ये बराबर है आपके क्योंकि ये है, इस साइड लिख देता हूं मैं, ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सीधी बात, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया सबको, ये आ गया समझ में। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में BC बटे PQ बराबर है CA बटे किसके, QR के, और आपका AB बटे RP के। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के साथ क्या है, समान है, यानी कि आपका क्या लग गया, आपका S कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। लेकिन अब कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा ये चेक करना पड़ेगा, कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा। तो यहां पर देखो तीनों ही ऑप्शन में त्रिभुज ABC दे ही रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC के लिए निकाल लेते हैं सबसे पहले। त्रिभुज ABC किसके समरूप होगा, देखो आपका AB पहले दूसरे नंबर पे है, तो AB की संगत भुजा कौन सी है, RP। त्रिभुज पहले दूसरे नंबर पे RP आ गया, ठीक है। BC दूसरे तीसरे नंबर पे है, BC के संगत भुजा कौन सी है, PQ, तो PQ दूसरे तीसरे नंबर पे होना चाहिए, तो P तो पहले ही दूसरे नंबर पे, Q आ गया तीसरे नंबर पे। CA तीसरे और पहले नंबर पे, इसके संगत भुजा QR, वो भी अपने आप तीसरे और पहले पे आ गई। तो हाँ जी, त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज RPQ के। ये लो भाई, तो त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज RPQ के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन, बढ़िया है, हो गया मस्त एकदम। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कह रहा है कौन समरूपता की कसौटी नहीं है। तो देखो हमने SSS समरूपता कसौटी पढ़ी है, अभी इस्तेमाल भी करी है।
SAS समरूपता कसौटी पढ़ी है, अभी इस्तेमाल भी करी है थोड़ी देर पहले, ठीक है। AA समरूपता कसौटी है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है। हमारी ASA जो है ये हमारी कौन सी, हमारी सर्वांग समता की कसौटी है, लेकिन समरूपता की नहीं है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये हमारी समरूपता की कसौटी नहीं है। क्लियर हो गई बात, आगे समझ में सबको? जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज PQR में AB बटे PQ बराबर है CA, AB बटे PQ बराबर है CA बटे RP के, ठीक है, और कोण A बराबर है कोण P के। तो तुम देख सकते हो त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज का एक कोण और उसे बनाने वाली दोनों भुजाएं AB और AC, त्रिभुज के दूसरे कोण, दूसरे त्रिभुज के एक कोण P के और उसे बनाने वाली दोनों भुजाओं के साथ समान अनुपात में। तो तुम्हारा काम तो हो गया, एक कोण बराबर है दूसरे त्रिभुज के एक कोण के और दोनों बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो आपस में समान अनुपात में, यानी कि SAS समरूपता कसौटी से। अब दिक्कत वही आती है कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा। तो ऑप्शन चेक कर लो सबसे पहले, तो सारे ऑप्शन एबीसी के बारे में दे रखे हैं, तो एबीसी को ही ले लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी किसके समरूप होगा भाई? देखो AB की संगत भुजा है PQ, तो AB पहले दूसरे नंबर पे, तो PQ भी पहले दूसरे नंबर पे आ जाएगा, त्रिभुज PQ, ठीक है। CA की संगत भुजा है कौन सी, RP, तो CA पहले और तीसरे नंबर पे, तो RP भी पहले और तीसरे नंबर पे होनी चाहिए, तो R को यहां रख दो, तो RP पहले और तीसरे नंबर पे हो गई, बात खत्म। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। आपका कोण A कोण P के बराबर है, यानी कि कोण A कोण P का संगत कोण है, तो तुम देख सकते हो कोण A और कोण P दोनों पहले स्थान पे है, पहले नंबर पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलो जी और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, ये हमसे कहता है कि आकृति में QR बटे QS बराबर है किसके, QT बटे PR के, ठीक है, और कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। तो दर्शाओ कि त्रिभुज PQS समरूप है TQR के। अरे बच्चों वाला सवाल है। देखो सबसे पहले वो तुम्हें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हारा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तुम जानते हो किसी त्रिभुज में अगर आपकी दो कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो कोण 1 के सामने वाली भुजा कोण 2 के सामने वाली भुजा के बराबर होगी, यानी कि कोण 1 के सामने वाली भुजा कौन सी है, PR, बराबर होगी किसके, तुम्हारा PQ के, ठीक है। अब तुम्हें दिया हुआ है कितना, QR बटे QS बराबर QT बटे कितना, PR। अब तुम्हें पता चल चुका है कि PR बराबर है PQ के, तो ये मान उठाकर यहां पर रख दो, आपके पास क्या आ जाएगा, लिखो चूंकि PR बराबर है PQ के, तो क्या होगा आपका QR बटे QS बराबर हो जाएगा QT बटे QP के, ठीक है। PQ या QP ले लो, ठीक। तो अब अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को देखूं जिन्हें समरूप सिद्ध करना है, तो त्रिभुज PQR PQS, त्रिभुज PQS व त्रिभुज कौन से में, TQR में। सबसे पहले अगर तुम देखोगे कौन कौन से दो त्रिभुज लेने हैं, जो दो त्रिभुज लेने हैं उन्हें मार्क कर रहा हूं मैं। देखो भाई सबसे पहले लेना है PQS, हाँ जी पहला त्रिभुज है ये, और दूसरा त्रिभुज है हमारा TQR, TQR। तो अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज तो
आपका दोनों त्रिभुजों में कोण Q बराबर है कोण Q के, क्योंकि ये PQS में भी आ रहा है और TQR में भी आ रहा है, दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है आपका कोण Q। तो कोण Q बराबर है कोण Q के। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। अब देखो, तुम्हारा त्रिभुज PQR में कोण Q को बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है? PQ और QS, या फिर QP और QS। और त्रिभुज TQR में कोण Q को बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है? QT और QR। और तुम देख सकते हो, तुम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हो कि QR बटे QS बराबर है किसके? QT बटे QP के। सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। कहां सिद्ध किया है जी? ये रहा, यहां पर ऑलरेडी सिद्ध किया है। ठीक है, तो अब तुमने क्या सिद्ध कर दिया है कि एक त्रिभुज का एक कोण PQS का कोण Q TQR के कोण Q के बराबर है, और त्रिभुज TQR की कोण Q को बनाने वाली भुजा TQ और QR का अनुपात त्रिभुज PQS के कोण Q को बनाने वाली दो भुजा PQ और QS के साथ समान अनुपात में है। तो एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, और उन कोणों को बनाने वाली दोनों भुजाएं समान अनुपात में है। तो आपका SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा भाई? आपके दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। Hence proved, या फिर हिंदी में बोले तो इति सिद्धम। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखो, आज की जो कहानी है बच्चों, इसे मैं यहीं पर ही खत्म करता हूं। ठीक है, तुम्हें आज की पीपीटी PW के ऐप पर मिल जाएगी, वहां से तुम और भी इसमें क्वेश्चन है एक दो जो तुम देख सकते हो। ठीक है, आज की कहानी को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। आई होप तुम्हें त्रिभुज की समरूपता अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, बट इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो मैंने यहां पर कराए हैं उससे, और जो मास्टर 30 में कराए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे जरूर कर लेना। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक सारे बालक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।